हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेकंड क्लास है, राइट। हमने काफ़ी कुछ कवर किया था कल की क्लास में, ये सब हमने कल की क्लास में किया है। आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे। जैसे कि कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स, ये टर्म्स बार बार आ रहे थे। तो ऐसे ही कुछ टर्म्स के बारे में हम जानेंगे जो कि हमें आगे इस चैप्टर में हेल्प करेंगे। तो हेडिंग क्या होगी? सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स तो सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी है इसमें वो क्या है? एडिशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर एडिशन सॉल्ट। एडिशन कंपाउंड या फिर एडिशन सॉल्ट। क्या होता है एडिशन कंपाउंड और एडिशन सॉल्ट? जब एक या फिर एक से ज़्यादा सॉल्ट कंबाइन होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो में, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एडिशन सॉल्ट है या फिर एडिशन कंपाउंड है। क्लियर? व्हेन वन और मोर सॉल्ट कंबाइन, कैसे कंबाइन होंगे? व्हेन वन और मोर सॉल्ट कंबाइन इन अ स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, इन अ प्रॉपर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, then the salt form is called addition salt और addition compound। तो इससे जो सॉल्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? When one or more salt combine in a proper stoichiometric ratio, then the salt form is called addition salt। कौन सा सॉल्ट बोलेंगे उसको? हम एडिशन सॉल्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है हमें? KCl डॉट, KCl है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है, 6 मोल्स ऑफ वाटर है, और MgCl2, KCl MgCl2। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये अभी एडिशन में है। इन सबको हम ऐड करके एक सॉल्ट बना लेंगे, लेकिन ऐड करने का क्या मतलब है कि ये उसमें मिक्स नहीं होंगे, ये उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होंगे। ठीक है, सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसमें ऐड होके सोल्यूशन नहीं बनाएगा, ये सिर्फ इसके सरफेस पे रहेगा। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? KCl डॉट MgCl2 डॉट 6 मोल्स ऑफ H2O। इसका नाम क्या है? ये क्या है? कार्नालाइट। कार्नालाइट। क्लियर? ये कार्नालाइट इसका एग्जाम्पल है। डन है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मोहर सॉल्ट हो गया। मोहर सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? सेकेंड एग्जाम्पल इसका हो जाएगा हमारा क्या? मोहर सॉल्ट, यानी कि FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 मोल्स ऑफ H2O। ये है मोहर सॉल्ट। FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6 H2O, ये क्या है? मोहर सॉल्ट है, जो कि एग्जाम्पल है एडिशन सॉल्ट का। क्लियर? अब एडिशन सॉल्ट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं दो टाइप?
पहला आता है डबल सॉल्ट, पहला क्या है डबल सॉल्ट, एंड दूसरा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जो डबल सॉल्ट होता है वो आयनाइज हो जाता है एक्वस फॉर्म में, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो आयनाइज नहीं होता है एक्वस फॉर्म में। क्लियर? तो लूजेस इट्स आइडेंटिटी, loses its identity in aqueous form, and इसका क्या हो जाएगा retain its identity, retain its identity। ये क्या करते हैं अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करता है किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में एज वेल एज सॉलिड फॉर्म में भी, रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन एक्वस फॉर्म। क्लियर? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल, जैसे कि मोहर सॉल्ट है वो डबल सॉल्ट ही है। क्लियर? तो अभी हमने क्या लिखा था मोहर सॉल्ट का, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6 मोल्स ऑफ H2O। अब ये जैसे ही पानी के अंदर जाएगा ये क्या हो जाएगा अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। इसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, Fe2 पॉजिटिव एक्वस हो जाएगा, ये इसमें 2SO4 है 2 नेगेटिव एक्वस, फिर ये हो जाएगा 2NH4 पॉजिटिव एक्वस एंड H2O, ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा 6 मोल्स ऑफ H2O। इस तरीके से ये एक एक पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा। फिर उससे पहले ऊपर जो हमने कार्नेलाइट वाला लिखा था वो भी क्या हो जाएगा डिसोसिएट हो जाएगा। दूसरा क्या एग्जाम्पल है कार्नेलाइट का, जो KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, ये भी क्या हो जाएगा K पॉजिटिव एक्वस प्लस 3Cl नेगेटिव एक्वस प्लस Mg2 पॉजिटिव एक्वस, Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 6 मोल्स ऑफ वाटर, इस तरीके से। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की बात करें तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये अपने आइडेंटिटी को क्या करेगा रिटेन करेगा। इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि K4FeCN6 है, इसको अगर हम एक्वस के अंदर डालेंगे तो क्या बन जाएगा 4K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव, ये एज इट इज ही रहा। डिसोसिएट सिर्फ प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी वैलेंसीज डिसोसिएट होती है, सेकेंडरी वैलेंसीज डिसोसिएट नहीं होती, ये हमने कल की क्लास में भी सीखा था। क्लियर है? डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे सेंट्रल मेटल एटम के बारे में। नेक्स्ट क्या है सेंट्रल मेटल एटम, जिसको हम CMA से भी लिखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम CMA। देखो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो सेंटर पे होता है, ये तो हमने देखा था लास्ट क्लास में भी, राइट। वो क्या करता है लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, किसके लोन पेयर को, जो उसके सराउंडेड में एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके लोन पेयर को, क्योंकि वो मेटल है एंड मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर में। क्लियर? तो द एटम आयन, सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा द एटम आयन, और मेटल द एटम आयन ऑफ मेटल प्रेजेंट, the atom ion of metal present at the center of compound and accept the lone pair। सेंटर में होने के बाद क्या कर रहे हैं एंड एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर फ्रॉम
लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं? उसके सराउंडेड एटम्स। और क्या बना रहे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है। कंपाउंड एंड एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स एंड फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको क्या कहते हैं हम? सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है और अपने सराउंडेड एटम से इलेक्ट्रॉन को, लोन पेयर को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। जब ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा? ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। यहां पे हम क्या लिखेंगे? सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट लोन पेयर, हेंस it act as लुईस एसिड। किसकी तरह काम करेगा? ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। ओके, अब सेंट्रल एटम के बाद हम यहीं पे लिगेंड्स के बारे में जान लेते हैं। ये सेकंड है, इसके बाद है लिगेंड्स। क्या होता है लिगेंड? जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और वो अपना लोन पेयर डोनेट करना चाहता है, उसी को हम लिगेंड्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और आयन दैट हैव अ लोन पेयर, दैट हैव अ अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, जो कि डोनेट करना चाहता है। तो लिगेंड्स पे लिखेंगे, लिगेंड्स आर एटम, लिगेंड्स आर एटम और ग्रुप ऑफ एटम that have lone pair to donate, जिसके पास क्या है? that have lone pair to donate to the central metal atom, that have a lone pair to donate central metal atom to form, क्या बनाने के लिए? to form coordination compound। अब ये क्या है? ये लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर, लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर, हेंस इट एक्ट एज लुईस बेस। किसकी तरह ये बिहेव करेगा? लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? ये था थर्ड। अब फोर्थ हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बारे में जानेंगे। क्या होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी? फोर्थ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बेसिकली क्या है? जो हम स्फेयर ब्रैकेट की बात करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या क्या आता है? सेंट्रल मेटल एटम आता है, लिगेंड्स आता है, तो उन सबको कंसिस्ट करता है कौन? कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि वो स्फेयर ब्रैकेट। क्लियर है? द कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो जाएगा? द कोऑर्डिनेशन entity comprises, क्या कंप्राइज कर रहा है ये? सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स। द कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंप्राइजेस सेंट्रल मेटल एटम एंड ligands are represented, central metal atom and ligands represented under a square bracket, represented under
a square bracket. रिप्रेजेंट अंडर अ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं, उस स्फीयर ब्रैकेट को, ऑल्सो नोन एज स्फीयर, ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है K4 FeCN6, तो ये जो क्या, ये क्या है, स्फीयर ब्रैकेट है, और इसी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं। क्या कंसिस्ट कर रहा है, सेंट्रल मेटल आइटम को और लिगेंड्स को। क्लियर है। अब इसके बाद हम जानेंगे काउंटर आयन के बारे में, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, काउंटर आयन। क्या होता है काउंटर आयन? काउंटर आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो वाला पार्ट होता है जो आयनाइजेबल होता है। क्लियर है। जो स्फीयर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। प्लेस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्लेस्ड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है और क्या होता है, आयनाइजेबल होता है। एंड आयनाइजेबल, हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, CO NH3 का होल 6 और यहाँ पे Cl3। तो ये जो Cl3 है ये क्या है, ये काउंटर आयन है। सेम अगर हम इसकी बात करें K4 FeCN का होल 6, तो यहाँ पे जो K4 है ये भी काउंटर आयन है और जो Cl3 है ये भी क्या है, काउंटर आयन है। काउंटर आयन, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, स्फीयर ब्रैकेट के बाहर है और दोनों ही आयनाइजेबल है। क्लियर। इसके बाद है हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ये फिफ्थ था। सिक्स्थ है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, ओके। अब ये क्या होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन? इसमें क्या होता है, ये हमें बताता है कि जितने भी लिगेंड्स अटैच है सेंट्रल मेटल आइटम के साथ उसका शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, ये हमें उसके बारे में बताता है। क्लियर है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन में क्या लिखेंगे हम, व्हेन लिगेंड्स आप सबको पता है अब क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आइटम से सराउंड होता है, जो सेंट्रल मेटल आइटम को सराउंड करता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आइटम को, उसको हम लिगेंड्स कहते हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन लिगेंड्स सराउंडेड सेंट्रल मेटल आइटम, व्हेन लिगेंड्स surrounds the central metal atom, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आइटम को सराउंड करेंगे तो वो एक क्या बनाएंगे, पर्टिकुलर शेप बनाएंगे, वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनाएंगे एटम। देन दे ऑब्टेन पर्टिकुलर शेप। तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर शेप बनाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। एग्जाम्पल क्या है,
जैसे कि यहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम है, एक लिगेंड्स यहां से अटैच है, एक लिगेंड यहां है, एक ये और एक लिगेंड ये है। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम और साइड साइड से लिगेंड्स ने इसको सराउंड कर रखा है, तो ये कौन सा शेप बन रहा है? टेट्राहेड्रल। ये है टेट्राहेड्रल शेप। वहीं अगर इस तरीके से अगर लिगेंड्स अटैच रहेंगे, अभी भी कितने लिगेंड्स हैं? 4 ही लिगेंड्स हैं, तो ये कौन सा शेप है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। 4 का हो गया, अब हम 5 का बना लेते हैं। जब एक सेंट्रल मेटल एटम से 5 लिगेंड्स अटैच होंगे, तो ये कौन सा शेप बनाएंगे? 5 कौन सा शेप बनाते हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर? अब अगर 6 अटैच करते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर 6 लिगेंड्स अटैच होंगे तो क्या बन जाएगा? ये ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। चार का हमने 2 देख लिया, एक टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। 5 वाले का ये बन जाएगा, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल जिसमें 6 लिगेंड्स अटैच होंगे। क्लियर है? एक और स्ट्रक्चर बनेगा स्क्वायर पिरामिडल का। स्क्वायर पिरामिडल। तो ये सारे के सारे शेप है, इतने शेप्स बन सकते हैं। क्लियर है इतना? ये क्या था? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बारे में भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर की सेंट्रल मेटल एटम से कितने लिगेंड्स ने अपना बॉन्ड बनाया है, कितने लिगेंड्स अटैच है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते। वो लिगेंड्स कितने बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। क्योंकि एक लिगेंड एक बॉन्ड भी बना सकता है, एक लिगेंड 2 या फिर 3 बॉन्ड भी बना सकता है। तो जितने वो बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर पे? कोऑर्डिनेशन नंबर, द ligands formed bond with central metal atom. Central मेटल एटम, जो लिगेंड्स है वो क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया है Fe, ठीक है, अगर हम Cn लगा देते हैं, यहाँ पे भी Cn है, Cn इस तरीके से Cn 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 और यहाँ पे भी Cn है और यहाँ पे भी Cn है, तो इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर? इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि ये 6 बॉन्ड बना रहा है। लेकिन अगर ये इस तरीके से लिखा होता Fe C2O4
Fe C2O4 C2O4 C2O4। अब देखो इसमें कितने लीगेंड्स अटैच हमें दिख रहे हैं, सिर्फ 3 लीगेंड्स ही दिख रहे हैं, बट वो 3 लीगेंड्स क्या करें, एक लीगेंड इसमें 2 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका भी क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही हो जाएगा। तो लीगेंड्स कितने हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो लीगेंड्स कितने बॉन्ड बना रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उससे हमें पता चलेगा कि कितना हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। क्लियर है? अब कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बाद है ऑक्सीडेशन नंबर, 6th, ये 7th, और 8th आता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है जब लीगेंड्स उससे डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, लीगेंड्स के डिटैच होने पे सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन, दिस इज द चार्ज present on central metal atom, this is the charge present on central metal atom when all the surrounded ligands detached when all the ligands, wait, this is the charge present on the central metal atom when all the surrounded ligands remove from the central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होगा कब, जब सारे जो सराउंडेड लीगेंड्स है वो उससे रिमूव हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल क्या है, सेम अब तक हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेके चल रहे थे वही लेते हैं, K4FeCN6। तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1, पोटेशियम पे चार्ज होता है 1, क्योंकि 4 पोटेशियम है तो 4 हो जाएगा, प्लस आयरन का हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस Cn का कितना होता है -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। तो 4 + x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, यानी कि जब सारे लीगेंड्स डिटैच हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, तो आयरन पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे +2 का चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब है 9th, होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। 9th, होमोलेप्टिक एंड कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। तो होमो का मतलब है जब हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें एक जैसे ही लीगेंड्स प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक। लेकिन अगर वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंट लीगेंड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। सेम टाइप्स ऑफ लीगेंड्स, और ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगेंड्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, K4
FeCN6, इसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है, और इसमें क्या हो जाएगा COCl2NH3 का होल 4। तो इसमें कितने टाइप्स की लिगेंड्स प्रेजेंट है? 2 टाइप की लिगेंड प्रेजेंट, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो ये हो जाएंगे हेटेरोलेप्टिक और ये हो जाएगा होमोलेप्टिक। तो आज की क्लास में हमने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में जानेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।